साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों अभी कल जो क्वेश्चन करा रहे थे उस क्वेश्चन में बहुत कुछ क्वेश्चन अभी बचा हुआ है पारिस्थितिकियों पर्यावरण में। उसमें हम ऊर्जा श्रृंखला पढ़ा रहे थे। ऊर्जा श्रृंखला आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और ऊर्जा श्रृंखला पे अभी क्वेश्चन करा रहे थे। अभी हम थोड़ा सा ऊर्जा जो है ऊर्जा के बारे में बताएंगे और ऊर्जा के बाद हम कुछ क्वेश्चन को फिर लेके चलेंगे। तो साथियों आज हम ऊर्जा का प्रवाह जो हम एक दिशा में ही होता है ऊर्जा का प्रवाह, वो थोड़ा मैप द्वारा हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक दिशा में होता है। पहले तो दो तीन क्वेश्चन जो पिछला बचा हुआ था जो है खाद्य श्रृंखला का, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो 2 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं। तो सबसे पहला सवाल है उसको कर लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित इग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। यहाँ पे हम ए देखते हैं, पर्वत लिखते हैं और इसके सामने सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र, फिर बी अजैविक अवयव, अजैविक अवयव, इसके सामने हम देखते हैं लिखते हैं जीवाणु। फिर तीसरे विकल्प में हरे पौधे और इसके सामने हम लिखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और डी विकल्प है वर्षा और इसका हम लिखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। जैसे कि हम देख रहे हैं प्रश्न है निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। प्रश्न पे बहुत विशेष ध्यान रखना है, कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं सुमेलित है, तो इसलिए प्रश्न पे कुछ विशेष ध्यान देना है। तो इसमें सबसे पहला विकल्प है ये पर्वत। इसमें लिखा है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, जबकि पर्वत सर्वाधिक नहीं है। हमने कल बताया था सामुद्रिक स्थल या बड़े जल मंडल जो हैं ये जो है यह सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है इसमें। तो अस्थायी जो सर्वाधिक अस्थायी होता है। और जो बी विकल्प है इसमें दिया है अजैविक अवयवों में जीवाणु दिया है। जीवाणु अजैविक नहीं है, जीवाणु अपघटक है। हमने बताया था जैविक अजैविक में भौतिक भी हो सकता है, यानी कि जो पर्वत वन और ये पर्वत और जो है जल और ये सब है ये भौतिक उसमें आएगा, अजैविक में आएगा, जबकि जैविक में जीव मानव और जंतु जीव ये पेड़ पौधे। तो ये जो दूसरा है अजैविक में जीवाणु नहीं आएंगे, जीवाणु अपघटक में आएगा, इसलिए यह भी गलत है, यानी सही सुमेलित नहीं है। फिर तीसरा विकल्प है हरे पौधे और पारिस्थितिकी तंत्र। फिर इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम अगला विकल्प भी विचार कर लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं तीसरे विकल्प पे। अगला विकल्प है वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग। यदि वर्षा सही ढंग से होगी तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। वर्षा के ना होने से और जो पर्यावरण का जो तंत्र सिस्टम बिगड़ जाता है और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण दूसरा है, ना कि वर्षा है। तो यह भी सही सुमेलित नहीं है। लेकिन तीसरा विकल्प है इसमें जो कि दिया हुआ है हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के सही सुमेलित है। हरा पौधा पारिस्थितिकी तंत्र यह बिल्कुल सही सुमेलित है। अभी जब हम ऊर्जा का प्रवाह पढ़ाएंगे, ऊर्जा का प्रवाह, तब हम
इसमें सही हम इसको हम जरा और डिफाइन करेंगे। तो अगला सवाल हम देख लेते हैं साथियों। इसी के साथ अगला सवाल है, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक जीव कहलाता है या कहलाते हैं। इसमें पहला है विषाणु, दूसरा है जीवाणु और तीसरा है कवक। तो इसमें आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें कूट को आपको बताना है। इसमें केवल एक सही, बी विकल्प है केवल 2 और 3 सही, और सी विकल्प है केवल 1 एवं 3 सही, और डी विकल्प है 1, 2, 3 तीनों सही। तो देखिए इसमें दिया हुआ है प्रश्न, एक बार फिर से पढ़ें। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव है, डिकम्पोजर है? तो इसमें केवल जीवाणु और कवक ही डिकम्पोजर है, ये इसमें विषाणु नहीं है। तो केवल इसका जो आंसर बनेगा वह आंसर बनेगा 2 और 3 सही। तो इसका बी विकल्प जो सही आंसर बनेगा उसका बी सही आंसर बनेगा, केवल 2 और 3 सही, यह जो है बनेगा। अब इसके आगे हम और भी क्वेश्चन अभी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार हम ऊर्जा का प्रवाह देख लेते हैं। ऊर्जा का प्रवाह मैंने बताया था, ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ एक दिशा में ही होता है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि एक लिंडेमान महोदय थे 1942 में। इन्होंने एक नियम दिया था 10% का नियम, 10% का नियम। अभी मैं इसको भी समझा रहा हूं। पहले एक आप ऊर्जा का प्रवाह का नियम देख लीजिए। जैसे कि ऊर्जा का प्रवाह का नियम हम इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेड़ पौधा है, यह पेड़ पौधे हैं। इसके बाद यहां पे आ जाएंगे आप प्राथमिक उपभोक्ता, यहां पे द्वितीयक उपभोक्ता, यहां पे तृतीयक उपभोक्ता, और यहां पे उच्च मांसाहार, और उच्च मांसाहार के बाद यहां पे अपघटक। अपघटक में जीवाणु और कवक होंगे।
इन तीनों में जीव, मानव और जितने भी जंतु हैं इस तरीके से होंगे। और प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता में शाकीय पौधे इस तरीके से होंगे। तो यह ऊर्जा का प्रवाह अगर हम देखें, ऊर्जा का प्रवाह देख रहे हैं, अभी 10% का नियम भी हम बता रहे हैं। और यह मान लीजिए सोलर एनर्जी है, तो सूर्य से ही इसको ऊर्जा मिल रहा है, तो सूर्य से ऊर्जा मिल रहा है, इसको सूर्य से ऊर्जा मिल रहा है और यह ऊर्जा इसको दे रहा है, यानी 10% का यहाँ पे 10% ऊर्जा लेके इसको दे रहा है और यहाँ फिर ये 10% ऊर्जा लेके इसको अपनी ऊर्जा दे रहा है द्वितीयक उपभोक्ता को। यानी यदि कोई मानव ऐसा है कि जो कि मांसाहारी है तो वो शाकीय 10% का अपना लेके और मांसाहार वाले को 10% देगा। तो यहाँ 10% ये हुआ। और अगर यहाँ पे कोई उच्च मांसाहार है तो यह भी 10% का ऊर्जा यहाँ ह्रास होगा और तृतीयक में जाएगा और फिर 10% ऊर्जा का यहाँ ह्रास होगा। तो इस 10% का नियम ये है कि जब ये हर अगले चरण में जाएगा तो 10% ऊर्जा का ह्रास होगा। यानी ये 10% का नियम है कि जैसे अगले चरण में जाएगा, ये लिंडेमान महोदय ने दिया था 10% का नियम जो आएगा एग्जाम में कि 10% का नियम। अच्छा, दूसरे शब्दों में कहें तो 90% ऊर्जा हर एक चरण में जो है चला जाता है और यह केवल एक दिशा में है। जैसे कि हम पिरामिड जो बनाए थे, वो पिरामिड देखिए, अगर पिरामिड इस तरीके से बना हुआ है, इसमें ज़्यादा इसमें जो दिवस इसका ऊर्जा इसमें जाएगा, इसका ऊर्जा इसमें जाएगा, इसका ऊर्जा इसमें जाएगा, या हम इन तीनों को इकट्ठा करके इस तरह जो है बना दें कि सबका ऊर्जा, और ये बाद में अब घटक डिकम्पोजर में जाएगा। और यहाँ एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है सूर्य, जो कि सबको ऊर्जा दे रहा है। तो जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का दिशा है, वह केवल एक ही दिशा है और जो ऊर्जा का स्रोत है वह सूर्य है। और सूर्य के बाद पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण के द्वारा पूरा जो है वो बनाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, जिस पे जीव और जंतु और पेड़ पौधे हों निर्भर, और जो उसके बाद मांसाहारी जो जीव जंतु हैं वो उस पर निर्भर हों, और मांसाहारी जीव जंतु पे उच्च मांसाहार, और उच्च मांसाहार में बगुला बतख जैसे ऐसे तैयार रहते हैं। और इन पे भी जो है क्या कहते हैं जीव, जो जू या इस तरीके से छोटे छोटे जो है उसमें जो उनके जो कीड़े पड़े होते हैं उनमें, वो उनको भी जो है उनके ब्लड को यानी कि उन पे निर्भर होते हैं। उसके बाद जब ये मृत हो जाते हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं, ये तीनों उपभोक्ता जब मृत प्राय हो जाते हैं तो इनमें जीवाणु या कवक के द्वारा इसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, इसका अपघटन हो जाता है। अपघटन के द्वारा यह फिर मृदा के रूप में चला जाता है और मृदा किसी के या तो फिर खेतों में या मृदा में मिल जाता है और मृदा फिर लौट के फिर उसको उपजाऊ बनाता है और फिर जीव जंतु के उस क्या कहते हैं कचुआ के रूप में या किसी के रूप में खेत में उसको उपजाऊ बना के और फिर पेड़ पौधों के द्वारा और फिर वो पौधा बन के और फिर वो एक श्रृंखला बना लेगा, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला या इस तरह कहते हैं। और ऊर्जा का प्रवाह, जैसा कि हमने बताया कि ऊर्जा का प्रवाह, तो अगर एग्जाम में आता है कि ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, सिर्फ एक ही दिशा में होता है, तो यह जरूर एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा मित्रों। तो आज ऊर्जा का प्रवाह, जैसे मैंने बताया था कि हम अगले वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे वन संरक्षण अधिनियम और ये हम अभी के वीडियो में अभी आज ही अपलोड करेंगे साथियों। अभी ये ऊर्जा का जो प्रवाह था ये बीच में बच रहा था, तो इसलिए इसको हमने करवाया कि इसको ये भी समझ जाए साथ में, क्योंकि कुछ छूटने ना पाए, कोई भी कमी छूटने ना पाए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन का आंसर देना हमें बहुत ही आसान हो। तो ये नियम 10% का नियम जो लिंडेमान ने दिया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें कई जो नाम आते हैं, हैकेल आता है, टेंसले आते हैं, जो नाम आता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जरूर याद रखिए। जैसे पारिस्थितिकी शब्द का देने वाला पहला नाम हैकेल है, पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने वाला सबसे पहला का नाम टेंसले है, 10% का नियम देने वाला जो है लिंडेमान है। इस तरीके का जो नाम आया करेगा तो आप उसको जरूर जो है याद रखिए। ये तो एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। सारे जितना एक लेक्चर जितना बनाते हैं उसमें हर एक लेक्चर में कई 2-3 सवाल मिलेंगे आपको। तो साथियों अभी आज यहीं पे बंद करेंगे। साथियों नमस्कार, जय हिंद।